2020 को यानी कल भारत की तेल कंपनियों को कच्चे तेल की कीमत प्रति बैरल पड़ती थी अमेरिकी डॉलर 23.38 या 1772 रुपया। एक बैरल में होते हैं 159 लीटर, यानी आज की तारीख में देश की तेल कंपनियों को प्रति लीटर कीमत पड़ रही है 11 रुपया 14 पैसे प्रति लीटर। तो फिर देशवासियों को 11 रुपया 14 पैसे प्रति लीटर वाला तेल, 71 रुपया 26 पैसे प्रति लीटर पेट्रोल व 69 रुपया 39 पैसे प्रति लीटर डीजल के हिसाब से क्यों बेचा जा रहा है? क्या केंद्रीय भाजपा सरकार जवाब देगी? तीसरा और ज्यादा सनसनीखेज और चौंकाने वाला है, मई 2014 में व 5 मई 2020 को पेट्रोल डीजल पर भारत सरकार यानी केंद्रीय भाजपा सरकार द्वारा वसूला जा रहा टैक्स देखिए। मई 2014 में जब कांग्रेस ने सरकार छोड़ी, मोदी सरकार के आने से पहले डीजल पर प्रति लीटर टैक्स था 3 रुपया 56 पैसे प्रति लीटर। मैं फिर दोहराता हूं, मोदी जी की सत्ता संभालने से पहले भारत सरकार द्वारा लिया जा रहा डीजल पर टैक्स था मात्र 3 रुपया 56 पैसे प्रति लीटर। मोदी जी ने, और आज 5 मोदी जी ने टैक्स बढ़ाकर कर दिया डीजल पर 31 रुपया 73 पैसे प्रति लीटर, यानी 5.5 वर्षों में मोदी जी ने अकेले डीजल पर 28 रुपया 17 पैसे प्रति लीटर टैक्स लगाया है। देशवासियों को यह जानने की आवश्यकता है कि कैसे उनकी जेब से पैसा लूटा जा रहा है। जब कांग्रेस की सरकार गई मई 2014 में, तो पेट्रोल पर भारत सरकार टैक्स वसूल रही थी मात्र 9 रुपया 48 पैसे प्रति लीटर। 5.5 वर्षों के बाद मोदी जी वसूल रहे हैं पेट्रोल पर टैक्स 32 रुपया 98 पैसे प्रति लीटर। मतलब 5.5 साल में केंद्रीय भाजपा सरकार ने पेट्रोल पर प्रति लीटर अतिरिक्त टैक्स लगाया 23.5 रुपया 50 पैसे प्रति लीटर। क्या मोदी जी इस मुनाफाखोरी का कारण देश को बताएंगे? और चौथा, और ये और ज्यादा चौंकाने वाला तथ्य है, और ये सारी डिटेल्स भी मैं आपको भेज रहा हूं। चौथा तथ्य और चौंकाने वाला है, साल 2014-15 से साल 2019-20 यानी 6 साल के मोदी सरकार केंद्रीय भाजपा सरकार के कार्यकाल में 12 बार पेट्रोल और डीजल पर टैक्स बढ़ाकर 17 लाख करोड़ रुपए की वसूली की गई है। और ये दोस्तों राजनीतिक आंकड़ा नहीं, ये भारत सरकार का कागज है जो ये दर्शाता है कि वसूली 17 लाख करोड़ रुपया है। मैं भारत सरकार का कागज आपको भेज रहा हूं। 17 लाख करोड़ रुपया 6 साल में माननीय नरेंद्र मोदी जी और उनकी सरकार वसूल चुके हैं। ये जबरन वसूली का पैसा कहां गया और जनता को राहत क्यों नहीं मिली? 130 करोड़ देशवासियों की ओर से हम मांग करते हैं कि देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी सामने आए और देश को जवाब दें। धन्यवाद। कोई प्रश्न आप पूछना चाहें तो स्वागत है। प्रणव जी आप कोऑर्डिनेट करिएगा, पूछिए। सर अगर आप थोड़ा सा रिपीट कर दें इंग्लिश में, सिर्फ छोटा सा ब्रीफ। Friends, to put it very, very briefly in English, the entire nation and its 130 crore people are fighting the corona pandemic today. The poor migrant laborers and workers, the shopkeepers, the farmers, the small and medium businesses are
are virtually penniless. They are struggling for every single rupee. Yet, this draconian government is fleecing 130 crore Indians by raising insurmountable taxes on petrol and diesel. In times of this corona pandemic, as also the economic crisis that prevails across India, to fleece people of India in this fashion is economically anti-national. The manner and fashion in which the illegal and forcible recovery is being made from people of India is an example in itself, which has shocked the conscience of each one of us. And I will very briefly state 4 points. Number one, on 14th of March 2020, in the middle of the night, Modi ji increased tax on petrol and diesel by 3 rupees per litre. Yesterday, again in the middle of the night at about 12 at night, taxes on petrol were raised by rupees 10 per litre and on diesel by rupees 13 per litre. That means in 48 days, between 14th March to 4th of May 2020, Modi ji has increased tax on diesel by rupees 16 per litre and on petrol by rupees 13 per litre. This increase by itself will lead to a recovery of rupees 1,40,000 crore annually from people of India. Will anybody explain the logic or rationale behind it? Secondly, on 26th of May 2014, when Modi ji assumed power, the PIB press release of that day that I'm releasing to you reflects that the oil basket price of Indian oil companies was $108 or rupees 6,330, which means the oil per litre was costing rupees 39 rupees 81 paisa. As on 4th of May 2020, and I'm releasing the evidence of oil companies to you, as on 4th of May 2020, the oil basket for Indian oil companies is $23.38 per barrel or rupees 1,772 per barrel. We all know that one barrel has 159 liters. That means the cost per liter today is rupees 11.14 paisa per liter. Will Prime Minister Shri Narendra Modi and his government explain why is oil that is costing rupees 11.14 per liter in India is being sold at rupees 71.26 per liter for petrol and rupees 69.39 per liter for diesel? Thirdly, Modi ji has increased tax on diesel in 5.5 years that he has been in power by rupees 28.17 paisa per liter, and he has increased taxes on petrol in 5.5 years by rupees 23.50 per liter. Who is profiteering out of these insurmountable and inhumane taxation? And lastly, between the year 2014-15 up till the year 2019-20, that is in a period of 6 years, Union BJP government has increased taxes on petrol and diesel 12 times and has collected 17 lakh crores. I am again repeating, they have collected in 6 years 17 lakh crores. And I'm giving out this figure as the figure that petroleum companies have sent out to Government of India by way of evidence. Where has this money gone?
On whose benefit has this money been utilized? We ask the Prime Minister of India, Shri Narendra Modi, to come forward and answer these questions. We'll take questions now. Thank you. सर, हम सुओ मोटो से शुरू करेंगे. पहला रिक्वेस्ट आया है जैनेन्द्र का एबीपी से. जैनेन्द्र, सवाल पूछिए. जी सर, मेरा सवाल पेट्रोल डीजल से है, लेकिन साथ में जो आज सुबह बैठक हुई है सोनिया गांधी जी की मुख्यमंत्रियों के साथ, तो क्या कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक में कोई इस बात पर तय हुआ है कि जो राज्य सरकारें हैं वो पेट्रोल डीजल पर वैट नहीं बढ़ाएंगी? क्योंकि हमने देखा है कि दिल्ली सरकार ने वैट में बढ़ोतरी की है पेट्रोल डीजल पर. तो जो कांग्रेस शासित राज्य सरकारें हैं उनको उन सरकारों में, उन राज्यों में इसमें पर बढ़ोतरी होगी या नहीं, इसको लेके कोई नीतिगत कोई एडवाइस दी गई है या कोई फैसला हुआ है क्या? आदरणीय साथी, सबसे पहले तो आपको और एबीपी न्यूज को सवाल के लिए साधुवाद. सवाल सही है, पर काश एबीपी न्यूज ये सवाल माननीय नरेंद्र मोदी जी से पूछती कि 48 दिन में मोदी जी ने 16 रुपया प्रति लीटर डीजल पर और 13 रुपया प्रति लीटर पेट्रोल पर टैक्स लगा 130 करोड़ भारतीयों को 1,40,000 करोड़ सालाना के बोझ के नीचे क्यों डाला. एक तरफ प्रांत कोरोना महामारी से लड़ रहे हैं और दूसरी तरफ केंद्र सरकार टैक्स कम करने की बजाय और कच्चे तेल की घटी कीमतों का फायदा देश की जनता को देने की बजाय टैक्स पर टैक्स जड़ रही है. हमारे मुख्यमंत्रियों ने, कांग्रेस अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी ने, पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने और खास तौर से श्री राहुल गांधी जी ने इस प्रकार जनता की जेब लूटने पर गहन चिंता जताई और यह भी कहा, जैसा आपने पढ़ा भी और मैंने उस बारे में ट्वीट करके सूचना भी दी थी, कि भारत सरकार एक तरफ तो लाखों करोड़ की वसूली कर रही है और दूसरी तरफ कोरोना महामारी और उसके आर्थिक संकट से लड़ने के लिए प्रांतों को पैसा नहीं दे रही. ये अपने आप में अमानवीय भी है और केंद्रीय भाजपा सरकार की निर्दयता भी. धन्यवाद. अगला सवाल. अगला सवाल सुओ मोटो पर जो पूछना चाहें इंगित करें. यस जी, बिलाल पूछिए. सर, मेरा सवाल है कि आज जो कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की बहुत महत्वपूर्ण बैठक हुई है कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ, तो सबसे महत्वपूर्ण बात थी पैकेज की, जो मैं बार बार आपसे कह रहा था वो सामने बात आई. आज बहुत मुखर होके वो साथ बात मैंने कांग्रेस अध्यक्ष से रखी और जो आज तेवर कांग्रेस के आज जो दिखाई दे रहे हैं, क्या लगता है कि अब कांग्रेस एक विपक्ष की संपूर्ण भूमिका में नजर आएगी? आदरणीय साथी, बात बड़ी सीधी है. मोदी जी से हम यही कहेंगे, तू इधर उधर की बात ना कर, ये बता कि कारवां कैसे लूटा. आप 16 रुपया डीजल पर टैक्स लगाएंगे 48 दिन में, 13 रुपया पेट्रोल पर टैक्स लगाएंगे 48 दिन में, जनता की जेब से 1,40,000 करोड़ रुपया 48 दिन में ही निकाल लेंगे, 5.5 साल में 17 लाख करोड़ लूट लेंगे और जनता को राहत नहीं देंगे, उल्टा टैक्सों का बोझ ला देंगे, तो विपक्ष तो सवाल पूछेगा ही. इसीलिए हमारे प्रांतों के मुख्यमंत्रियों ने बार बार कहा, कोरोना की महामारी और आर्थिक संकट से लड़ाई कहां लड़ी जाएगी? क्या दिल्ली की राज सत्ता की अट्टालिकाओं में लड़ी जाएगी या फिर गांव, कस्बे, शहरों में लड़ी जाएगी? अगर लड़ाई प्रांत लड़ रहे हैं तो भारत सरकार जनता से जो पैसा वसूल रही है और केंद्रीय बजट में जो 30 लाख करोड़ रुपया खर्चे का है, वो प्रांतों को क्यों नहीं दे रही? आप कह रहे हैं प्रांतों को कि वो कर्ज लें, कर्ज तो प्रांत ले ही सकते हैं. एक तरफ कोरोना और आर्थिक संकट की मार प्रांत झेल रहे हैं और दूसरी तरफ मोदी सरकार की अनदेखी की. ये केवल कांग्रेस शासित प्रदेशों तक सीमित नहीं, हर प्रांत की यही व्यथा और दुर्दशा है. उम्मीद है कि समय रहते देश के प्रधानमंत्री
एक छत्र नीतियां लागू ना कर थोड़ा सा विकेंद्रीयकरण सत्ता का करेंगे और प्रांतों को पैसा देंगे महामारी और आर्थिक संकट से लड़ने का। धन्यवाद। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। रमन जी, क्या आप सुओ मोटो पर पूछना चाहते हैं? जी रणदीप जी, मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों के बारे में जो केंद्र सरकार ने फैसला किया है उस पे आपने कहा कि ये तुगलकी फैसला है और आम जनता को इससे काफी ज्यादा नुकसान होगा, लेकिन हमने देखा कि दिल्ली सरकार ने भी फैसला किया है, उसमें डीजल की कीमतों में 7% का इजाफा किया गया है और पेट्रोल की कीमतों में अभी कुछ देर पहले उत्तर प्रदेश सरकार ने भी पेट्रोल की में 2 रुपए और डीजल की कीमत में 1 रुपए बढ़ोतरी करने का फैसला किया। रेवेन्यू के चलते आप आज की बैठक में भी कांग्रेस रूल्ड स्टेट के सीएम ने मुद्दा उठाया और बहुत सारे चीफ मिनिस्टर इससे प्रभावित हैं। उन्हें लगता है कि रेवेन्यू की काफी दिक्कत हो रही है और रेवेन्यू जनरेशन के तौर पे ही वो फैसला ले रहे हैं। इसका उपाय आपको क्या नजर आ रहा है कि क्या केंद्र सरकार अगर मदद नहीं करती है तो राज्य सरकार ऐसे ही फैसला करती रहेगी? आदरणीय मित्र, आपने 2 प्रश्न पूछे और दोनों बहुत सार्थक है। पहला, केंद्रीय भाजपा सरकार द्वारा लिया गया 13 रुपया और 16 रुपया पेट्रोल और डीजल पर टैक्स लगाने का निर्णय केवल तुगलकी फरमान नहीं, मैं ये कहूंगा कि कोरोना महामारी के समय जब जनता एक एक पैसे के लिए जूझ रही है, उनकी जेब से 1,40,000 करोड़ सालाना लूटना आर्थिक देशद्रोह है। दूसरा, अगर भारत सरकार ने ये टैक्स लगा ही दिया तो ये टैक्स की कम से कम 75% राशि प्रधानमंत्री जी को निर्णय लेकर प्रांतीय सरकारों को दे देनी चाहिए। उसके 2 फायदे होंगे, प्रांतीय सरकारें टैक्स लगाने के लिए मजबूर नहीं होंगी और दूसरा, प्रांतीय सरकारों को कोरोना महामारी और आर्थिक संकट से लड़ने के लिए पैसा मिलेगा। पर सवाल यह है कि क्या केंद्रीय भाजपा सरकार जनहित में, राष्ट्रहित में ये निर्णय ले पाएगी? धन्यवाद। थैंक यू सर। आपकी अनुमति हो तो हम अन्य प्रश्नों के लिए ओपन करते हैं। संजीव जी। पीटीआई से पूछना चाहते हैं पहला सवाल। जी संजीव जी, नमस्कार। Thank you, Pranav ji. Namaskar, Randeep ji. I just wanted to know that in the meeting of chief ministers with the Congress president in the morning, many chief ministers raised the issue of financial strain on them and their lack of resources that they are facing. So, and Dr. Manmohan Singh has also pointed out to the exit strategy. The government should lay out an exit strategy from the lockdown. So I just wanted to know whether any decision on the way forward by Congress-ruled state governments has been taken at this meeting, both on the count of the opening of the lockdown as well as on the financial stress that they're facing. There are 2 or 3 important takeaways from the conversation of the chief ministers of Congress-ruled states with the Congress President Shrimati Sonia Gandhi, Dr. Manmohan Singh and Rahul Gandhi ji today. Firstly, all the states were unanimous in pointing out that Government of India is pushing the states towards fiscal distress by not announcing and allocating resources to fight COVID-19, as also to fight the economic crisis that is looming large across cities, towns, and the villages of India. This is true not only for Congress-ruled states, but is also true for rest of the states in the country, some of which may not speak up on account of them belonging to the Bharatiya Janata Party or the pressure of the central government. Secondly, the states, as also people of India, want to know what after lockdown 3.0, what is the objective as also the achievables of lockdown 3.0 up to 17th of May 2020, not only in terms of testing, not only in terms of rapid testing kits of
quantifiable quality, not only in terms of availability of personal protection equipments, but also in terms of reaching out to different vulnerable sections of the society, as also reviving our industry and economy per se. There seems to be neither a roadmap nor an exit strategy. Was that the reason why Prime Minister chose not to come forward and announce lockdown 3.0? But the concern is, will now there be a lockdown 4.0 and 5.0? And when will it finally end? And when will life really begin in a safe fashion? Prime Minister Shri Narendra Modi and his government need to give answers to these questions. And finally, the chief ministers were of the opinion that they will once again write to the Prime Minister and ask for financial assistance to be shared with the states so that the fight can be fought jointly, with center leading the fight and the states being the executing partners on the ground. थैंक यू सर। अगला सवाल सिद्धार्थ का एएनआई से। सिद्धार्थ सवाल पूछे। नमस्कार सर। हालांकि मेरे सवाल का काफी हद तक जवाब मेरे को मिल गया, मैं चाहूंगा आप उसको हिंदी में भी रिपीट कर दें। दूसरा, मैं एक ऐड ऑन करना चाहूंगा कि कांग्रेस शासित राज्य ही नहीं और भी राज्य जीएसटी शेयर के लिए पहले से कह रहे हैं, और आप एक महीने भर पहले से, जब से शुरुआत हुई है, कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्री जीएसटी शेयर की बात कर रहे हैं। वो तो अभी तक नहीं मिला, और जो शेयर कोरोना के से रिलीफ मिलना चाहिए, जो फाइनेंस पैकेज की आप बात कर रहे हैं, वो भी नहीं मिल रहा है। ऐसे में कांग्रेस के पास विकल्प क्या है? अब आप लोगों के पास विकल्प क्या है? क्योंकि और क्यों आपको लग रहा है कि सरकार अब तक अपनी मुट्ठी नहीं खोल रही? सवाल होना चाहिए कि जब प्रधानमंत्री और भारत सरकार प्रांतों को आर्थिक राहत पैकेज नहीं दे रहे, तो देश के पास विकल्प क्या है? कांग्रेस देश का एक छोटा सा हिस्सा है और हम देश की आवाज को प्रतिबिंबित करने और बुलंद करने का काम करते हैं। इसलिए ये प्रश्न केवल कांग्रेस शासित राज्यों तक सीमित नहीं, ये विपदा, संकट और दुविधा हर राज्य सरकार के सामने है। एक तरफ कोरोना महामारी की मार, दूसरी तरफ व्यापक आर्थिक संकट, और तीसरी तरफ मोदी जी एक पाई भी प्रांतों को हस्तांतरित नहीं कर रहे। ऐसे में जो लड़ाई कोरोना से लड़ी जानी है, वो तो गांव, कस्बे, देहात और शहरों में लड़ी जाएगी, ना कि दिल्ली के राजभवन में, जैसा मोदी जी कर रहे हैं। इसलिए उन्हें चाहिए कि वो कम से कम फौरी तौर से जीएसटी का सारा हिस्सा, वह 2 लाख करोड़ का शुरुआती पैकेज, जैसा कांग्रेस के मुख्यमंत्रियों ने कहा भी है, फौरी तौर से प्रांतों को दें, ताकि आर्थिक और स्वास्थ्य की इस जंग को प्रभावी तरीके से लड़ा जा सके। धन्यवाद। सर, मेरा सवाल ये है कि आपको क्या लगता है कि क्यों सरकार अपनी मुट्ठी नहीं खोल रही है? मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। काश एएनआई न्यूज ये प्रश्न माननीय मोदी जी से पूछकर इस रहस्य का जवाब मुझे भी बता सकता, तो पूरा देश एनलाइटन हो जाता। धन्यवाद सर। अगला सवाल अनवर का है, पीटीआई भाषा से। अनवर जी, उसके बाद संजय मिश्रा जी आपके पास। सर नमस्कार। नमस्कार। कल राहुल जी के साथ बातचीत में अभिजीत बनर्जी ने अमेरिका और ब्राजील के राष्ट्रपतियों का हवाला देते हुए कहा कि जो सो कॉल्ड मजबूत नेतृत्व है, उसकी जो धारणा बनाई गई है, वो बहुत खतरनाक है, विनाशकारी है इस संकट के समय में। मेरा सवाल ये है, भारत के संदर्भ में अगर हम देखें, जो तथाकथित मजबूत नेतृत्व की धारणा है, क्या वो नुकसानदेह हो रही है इस संकट के समय में या लाभकारी हो रही है आपकी नजर में? आदरणीय मित्र, अभिजीत बनर्जी को नोबेल प्राइज मिला है गरीबी पर शोध करने के बारे, और इसीलिए आज की इस विकट परिस्थिति में राहुल गांधी जी को ये उचित लगा कि हर अर्थशास्त्री, हर जानकार व्यक्ति से अच्छा सुझाव आकर अगर देश में लागू हो सके, खास तौर से क्योंकि वो भारतीय मूल के हैं, तो ये सही रहेगा। और इस परिप्रेक्ष्य में ये मंत्रणा हुई। इस मंत्रणा से 3 बड़ी बातें सामने भी आई।
मैं उन पे चर्चा करूंगा और आपके प्रश्न का जवाब भी। पहला, राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी ने पिछले लोकसभा चुनाव से पहले न्यूनतम आय गारंटी योजना यानी न्याय की चर्चा की थी। अभिजीत बैनर्जी जी ने एक बार फिर आज की इस विकट परिस्थिति में न्याय का समर्थन करते हुए उस पर मोहर लगाई। दूसरा, अभिजीत बैनर्जी जी ने यह कहा कि यह लड़ाई प्रांतों में लड़ी जाएगी, इसलिए प्रांतों को निर्णय लेने की आजादी और आर्थिक स्वावलंबिता, इन दोनों पर भारत सरकार को क्रियान्वयन करना चाहिए। तीसरा, 11 करोड़ के करीब लोग बगैर राशन कार्ड के हमारे देश में आज हैं, क्योंकि हम पुराने सेंसस के डेटा को इस्तेमाल कर रहे हैं। इसीलिए उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति को राशन कार्ड, अनाज, दाल और चीनी सरकार उपलब्ध करवाए, जो पहले से ही राहुल गांधी जी और कांग्रेस कार्य समिति कह चुके। तो ये दर्शाता है कि कांग्रेस के सुझाव तर्कसंगत हैं और जो बड़े से बड़े दुनिया के भारतीय मूल के अर्थशास्त्री भी हैं, वो भी उन सुझावों को स्वीकार करते हैं। केवल अगर कोई स्वीकार नहीं कर रहा आज तक, तो वो केंद्र की भाजपा सरकार है। उम्मीद है वो अब ध्यान देंगे। जहां तक सवाल है एक छत्र नेतृत्व या एक व्यक्ति पूरे भारत की समस्याओं का हल करने का, अभिजीत बैनर्जी जी जिन्होंने कहा वो भारत के केंद्रीय नेतृत्व पर लागू होता है। आज ऐसा आभास होता है कि एक व्यक्ति बुद्धिमान है और बाकी का पूरा देश आंख बंद कर, मुंह पर पट्टी बांध, आंख पर पट्टी बांध, कान में रुई दे, उस एक व्यक्ति का अनुसरण करे और उनके निर्णय पर ना कोई प्रश्न खड़ा करे, ना उन्हें कोई वो सुझाव दे, ना वो कोई सुझाव माने। इस प्रकार का एक छत्र, या मैं कहूंगा कि तानाशाही नेतृत्व दुनिया के किसी प्रजातंत्र के लिए अनुकूल हो ही नहीं सकता, और इस बात की पुष्टि अभिजीत बैनर्जी जी ने की। धन्यवाद। धन्यवाद सर। अगला सवाल संजय मिश्रा जी जागरण से। संजय भाई पूछिए प्लीज। संजय भाई अनम्यूट करिए जी। नमस्कार रणदीप जी, मेरा सवाल है आपसे पेट्रोल प्राइसेस के ऊपर वापस आता हूँ। जैसा कि आपने कहा कि आर्बिट्रेट ये जिस तरह का टैक्सेशन जो प्रक्रिया है, जिस तरह से वसूली हो रही है, ये आर्बिट्रेटरी है। पर इस आर्बिट्रेटरी जो डिसीजंस हैं उसको चेक करने के लिए सीएजी जैसे इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म है। जब सीएजी ने पिछले 5 सालों में ऑडिट में इस तरह की कोई, आखिर क्यों नहीं सीएजी जैसे संस्थान जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कहीं भी आर्बिट्रेटरी डिसीजंस होते हैं उसको चेक किया जाए, तो वो नहीं ले पा रहा है, काम नहीं कर पा रहा है, ये उसका फेलियर है। दूसरा, इसी से जुड़ा हुआ है, अगर सीएजी ये नहीं कर पा रहा है कि इस तरह से जनता से जबरदस्त वसूली की जा रही है और वो नहीं उसमें इंटरवेन कर सकता, तो क्या पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, जिसको अपोजिशन हेड करती है कांग्रेस पार्टी, ये कोशिश करेगी कि क्या रिप्रेजेंटेशन देगी कि पीएसी इस तरह के मामले को ऑडिट करे और एक कंक्लूसिव जो है वो डिसीजन पार्लियामेंट को दे, ताकि गवर्नमेंट पर एक प्रेशर बिल्डअप हो? संजय जी, इस प्रकार से की जा रही वसूली निरंकुश भी है और निर्दयी भी। किसी भी प्रजातांत्रिक तौर से चुनी हुई सरकार के लिए ये अनुचित है, अमानवीय है, असंवेदनशील है। दूसरा, जहां तक प्रश्न है उनके ऑडिट का, आप और मैं दोनों जानते हैं कि ये प्रक्रिया लगभग 1 साल इसमें लगता है, परंतु जो लोग चुने हुए हैं उनको जनता ने वोट डालकर चुना है। सीएजी या पीएसी से भी बड़ी जवाबदेही देश के प्रधानमंत्री और केंद्रीय भाजपा सरकार की देश की जनता को है, और उस जनता की जेब से कोरोना महामारी और आर्थिक संकट के समय जब आप 13 रुपया लीटर पेट्रोल पर टैक्स लगा और 16 रुपया लीटर डीजल पर टैक्स लगा, उसकी जेब से निकालेंगे, तो ये
अमानवीय, निरंकुश और निर्दयी निर्णय को जनता के समक्ष आपके माध्यम से उजागर करना हमारा कर्तव्य है। रही बात पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की, ये एक सार्थक सुझाव है और मैं पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के हमारे साथियों को अवश्य ये कहूंगा कि इसका एक कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट करें। पर आज जो घाव दिया जा रहा है उस पर मरहम लगाने की बात है, परंतु मरहम लगाने वाला ही घाव दे तो बचाव कौन करेगा, सवाल ये। धन्यवाद। कैन वी कंक्लूड, प्रणव जी? 6-7 questions are still pending. Anand ji is wanting to ask, Mohit Dubey wants, Sunil Prabhu wants, Samya wants, and there are 2-3 questions directly to me. My question, can I go ahead? Go ahead. Yeah. So my question is on the Arogya Setu app, sir. Yesterday also the government has come up with an explanation, but the experts are saying that the data security and privacy issues still remain. And some states like Uttar Pradesh are using the DMA, the Disaster Management Act, to pressurize and terrorize the people to download the app, saying that if they found not on the app, then they can be arrested as well. What do you think about this? आनंद जी, first of all, let एक me... मिनट, सॉरी सर, आरोग्य सेतु में ही जो लेबर क्लास के लोग हैं वो लोग आरोग्य सेतु एप्स डाउनलोड नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनके पास हाई रेजोल्यूशन का, हाई एक रेस का मोबाइल नहीं है, स्मार्टफोन में एंड्रॉइड और आईओएस के लिए स्मार्टफोन नहीं जी, स्मार्टफोन नहीं है। यस, compliment both Aaj Tak, India Today, ABP and many other of our channels including NDTV for raising the issue of privacy of citizens in the most effective fashion. Let me answer your question in 2 parts. Firstly, a leading ethical hacker yesterday pointed out serious privacy flaws in the Arogya Setu app. And if you go back to his Twitter handle, he also then tweeted that CERT, C-E-R-T, they contacted him and they took the necessary details from him. The same ethical hacker also pointed out that the flaws pointed out by Shri Rahul Gandhi were absolutely correct. The second part, what are the flaws in Arogya Setu app? I will put it very, very simply. We have right to privacy, which is a fundamental right recognized by none less than Supreme Court of India. Arogya Setu app keeps a complete track of your entire movement throughout the day, including the persons that an individual meets, also the period for which that meeting took place. That means it's as if you have a surveillance camera on your head, which is telling the app as also app's operators, where are you going, who are you meeting, and for how long are you meeting. This itself is a gross breach of privacy. Part second, Arogya Setu app has been developed not by the government and its engineers, but by GoIbibo and Make My Trip founders. We all know that GoIbibo and Make My Trip has close to 40% Chinese ownership. How are you, as now this app is also being operated finally by private operators. How are you so sure that privacy cannot be breached then? Question number 3. The app has a back-end human interface. So somebody can be described as red, orange or green by way of human interface at the back end. So if they do not like the face of Anand from India Today or Sunil Prabhu from NDTV for their asking inconvenient questions, or Janender from ABP, someone can by a mischief turn them as red. You will not be able to board a metro train. You will not be able to go from Gurgaon to Delhi or vice versa, and will virtually be quarantined.
where is the security for this? Fourthly, the data of this app is stored on a cloud server. Where is that cloud server? Is it in China? Is it in Korea? Is it in Japan, or is it in India? That question has not been answered. And lastly, none less than the Indian Army itself has come forward and warned its officers of Pakistan replicating a similar app and consequently attempting to steal the data. So I think there are genuine privacy issues that government is refusing to answer, despite an ethical hacker now justifying it and CERT contacting. If there was no problem, why was CERT contacting the ethical hacker? These are questions that still lie unanswered. Thank you. Next question, sir. मोहित जरा हिंदी में भी बोल दें. उमा जी कह रहे हैं कि हिंदी में भी अगर ये कह दें छोटा करके आरोग्य सेतु इसी सवाल को, आरोग्य सेतु वाले सवाल को. उमा भाई, आरोग्य सेतु ऐप में निजता के उल्लंघन के गंभीर मुद्दे हैं. हम सब जानते हैं कि भारत में निजता का अधिकार मौलिक अधिकार है, जैसा सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है. आरोग्य सेतु ऐप के बारे में कल एक एथिकल हैकर ने अपने ट्विटर हैंडल पर बताया कि किस प्रकार से इसमें निजता के उल्लंघन का गंभीर मुद्दा है और राहुल गांधी जी सही थे. उसके बाद अगली बार उन्होंने ट्वीट कर ये बताया कि भारत सरकार की जो कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम है, जिसे सर्ट या CERT कहते हैं, उन्होंने उन तथ्यों के बारे में उनसे जानकारी ली. यह अपने आप में सबूत है कि आरोग्य सेतु ऐप निजता के अधिकार का उल्लंघन करती है. 4 छोटी छोटी परंतु महत्वपूर्ण बातें हैं. नंबर 1, आरोग्य सेतु ऐप हर व्यक्ति का 24/7 सर्विलेंस करेगी. यानी आप किससे मिलते हैं, कहां जाते हैं और किस व्यक्ति से कितनी देर मुलाकात करते हैं, ये ऐप रिकॉर्ड करेगी. तो ये तो ऐसा ही हुआ जैसे एक जासूसी कैमरा आपके सर पर लगा दिया गया हो. दूसरा, इस निजता ये जो आरोग्य सेतु ऐप है, इसका निर्माण निजी क्षेत्र में किया गया, सरकारी क्षेत्र में नहीं हुआ. गो इबीबो और मेक माई ट्रिप के फाउंडर्स द्वारा किया गया. हम सब जानते हैं कि गो इबीबो और मेक माई ट्रिप की 40% मलकियत चाइनीज है. तो और इसका जो बैकएंड ऑपरेशन है वो भी प्राइवेट हाथों में है. तो ऐसे में व्यक्ति की निजता को किस प्रकार से उल्लंघन नहीं होगा, ये कौन सुनिश्चित करेगा. तीसरा, इस ऐप में बैकएंड पर ह्यूमन इंटरफेस है. यानी अगर आप असुविधाजनक हैं तो कोई शरारतपूर्ण तरीके से आपको रेड मार्क कर सकता है. अगर कोई पत्रकार या कोई और व्यक्ति असुविधाजनक हो या सवाल सरकार से पूछता हो और अगर उसे रेड मार्क कर दिया गया तो उसके बाद ना आप बस या ट्रेन में चढ़ सकते, ना आप सफर कर सकते, ना बॉर्डर क्रॉस कर सकते. एक तरह से आप बंधक बन जाएंगे, क्वारंटीन हो जाएंगे. चौथा, ये क्लाउड सर्वर में जहां डेटा इकट्ठा होगा, ये कहां है भारत सरकार नहीं बता रही. ये चीन में है, कोरिया में है, जापान में है या भारत में है. और पांचवा और महत्वपूर्ण, हमारी फौज ने खुद इस प्रकार की ऐप पाकिस्तान की ISI द्वारा बनाकर हमारे फौजियों का डेटा चुराने के बारे हमारी फौज के अधिकारियों को आगाह किया है. इन बातों का कोई जवाब आज तक भारत सरकार ने नहीं दिया. धन्यवाद. कैन वी कंक्लूड, प्रणव जी नाउ? There is Mohit, there is Sunil Prabhu, and couple of written questions, sir. If you can quickly club the questions. Mohit. Okay, Mohit ji, go ahead. मोहित, आप तक आवाज जा रही है? Sunil, why don't you ask in the interview? Bring in Sunil first then. Yeah. Sir, I have 2 questions. Yes, sir.
basically about the issue of state chief ministers, Congress rules chief ministers, whether they will be able to levy, petrol tax, because this is the only, and liquor tax, which Arvind Kejriwal has done. Most state governments are now doing that. Tamil Nadu has done it because this is the only way forward. Is this now going to be the alternative? Because you need to have funds. If the center is not coming out and help, what do you have to do? So can you say what happened in the meeting in terms of that, whether you all will be raising taxes, or that is you will still just wait for the Prime Minister to and Nirmala Sitaram's mercy to help states? Surilji, you raised an extremely relevant question and I partially answered it. The Congress chief ministers, as also Congress President Dr. Manmohan Singh ji and Shri Rahul Gandhi ji, expressed deep concern over the rise in the taxes, the insurmountable and the cruel increase in the taxes on petrol and diesel, and fleecing rupees 1,40,000 crore annually by Modi government from the pocket of 130 crore Indians. The concern is, and we have demanded today, that Government of India should transfer 75% to 80% of this money to the states. This will ensure that no burden is transferred to people of India, and this money is then adequately utilized to fight Corona as also the economic crisis. I think this is the most constructive suggestion that can be given. We await an answer from the Prime Minister as also the learned Finance Minister. Thank you. Samia, please. Samia, okay. Samia ji. Hello, sir. Sir, while the press conference was on, there was a confirmation that came in that the top Hizbul commander, Naiko, has been eliminated, who had taken over as the top commander after Burhan Wani's death. I would seek your reaction on it. But also the question pertaining to coronavirus is that Manish Tiwari today had tweeted, putting out several numbers of positive cases and deaths to suggest that the curve is not flattening. The ground realities are very different from what the government has been suggesting. Rather, he goes on to say that the rulers of the country are lying. Is the Congress party also of the opinion that the data provided by the government of the day does not match with ground realities? First question first. The Indian National Congress applauds our brave army men as also our armed forces, who despite the corona pandemic are taking on terrorists being pushed into our country on a daily basis from ISI and Pakistani government. The manner and fashion in which these terrorists are abetted by Pakistan as also the ISI is known to everybody. The manner and fashion in which the architecture of terror is being demolished by our armed forces makes every Indian proud of them. And we salute their valor and bravery in demolishing this terror network on a daily basis, which is now proved from the killing, the death in a attack of the terror commander in Jammu and Kashmir. When he attacked our armed forces ensured that the terror network was demolished. So we applaud them and we salute their valor. Coming to your second question, I would urge you that Shri P. Chidambaram, the former finance minister and the former home minister, has put out a curve, a chart out, and has requested the government to respond. For it seems, contrary to what health ministry claims, that the number of infections and the number of deaths both are increasing. That's a matter of concern. We've only highlighted the concern. The two charts I will request my colleague to send to you also. Please verify them and ask the question of the government. If they continue to rise in this fashion and the number of deaths also rise in this fashion, then what is the exit strategy? Thank you. Sir, Arun Singh ji has also come in with a request. Arun Singh ji?
Let that be the last question. Arun No, ji, here is Sandeep. रणदीप जी, Sandeep, so many people are waiting, sir. Yeah, रणदीप जी, एक तो ये जो रियाज निक्कू को सुरक्षा बलों ने मार गिराया, उसका तर्जुमा आप हिंदी में भी कर दें संक्षिप्त में। और एक आपसे बात ये कहनी थी, पिछली बार जब ये इस तरह की बैठक हुई थी और आपने कहा था कि सोनिया गांधी का स्टेटमेंट आपके लिए शायद उनकी आवाज क्या इस बार आप उनकी बाइट है वो हम लोगों को मुहैया कराएंगे? आदरणीय मित्र, हमारी फौज के और आर्म्ड फोर्सेस के जाबाज सिपाही और अधिकारी आए दिन पाकिस्तान से आ रहे उग्रवादियों के षड्यंत्र को का न केवल मुंह तोड़ जवाब देते पर उसे पूरी तौर से विफल करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और देश के 130 करोड़ देशवासियों को हमारी सेना, आर्म्ड फोर्सेस और पुलिस की इस बहादुरी पर गर्व है। जिस प्रकार से उन्होंने जम्मू कश्मीर में उग्रवाद के ढांचे के एक सरदार को मार गिराया है, ये दर्शाता है कि हमारी फौज और हमारी सेनाएं निर्णायक और प्रभावी तौर से काम कर रही हैं। हम उनके जज्बे और बहादुरी को सलाम करते हैं। जहां तक श्रीमती सोनिया गांधी जी की जो टिप्पणी है, उनका प्रश्न है, मैंने आपका सुझाव नोट कर लिया और मैं प्रयास करूंगा कि ये सब साथियों को उपलब्ध हो। धन्यवाद। सर, एक सवाल जो आया है सीधा ये कांग्रेस प्रेसिडेंट की मीटिंग से संबंधित है। द मिंट आस्क इन टर्म्स ऑफ आस्किंग फॉर फाइनेंशियल असिस्टेंस, is there any plan of making a common appeal to the union government on behalf of all key opposition rule states, as some other states too have similar concern? Has Congress reached out to other opposition parties over the issue? My simple question is, why is it an issue restricted to the Congress ruled states or the opposition ruled states? We are fighting Corona together. There is no partisan politics happening. Is it not the obligation and the bounden duty of the Prime Minister and the Union government to participate as a leader in these times of crisis and extend a liberal financial package to the states so that they can effectively fight the health pandemic as also the economic crisis? Is it not obligatory on the Prime Minister to reach out to the states to assess their problems, to assess the financial needs, and to ensure that Government of India participates in the fight that is taking place across villages, towns, cities, and big cities, metropolitans? Is it not fair and proper, as part of the spirit of federalism that Prime Minister so often quotes, that Government of India reaches out and grants financial assistance to the states? Why should it only be restricted to a demand from Congress or opposition ruled states? Just because BJP chief ministers are scared of pointing out the obvious to the Prime Minister, Prime Minister should be liberal hearted, as also be conscious of his duty to extend financial assistance to each and every state, bereft of any political partisanship. Thank you. सर, जो साथी रह गए वो प्रीति रह गई, अशरफ काजमी रह गए, स्नेक कमल रह गए, संदीप स्वर्णकार रह गए। सर, मेरा क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है। Now it has to be the last question. I have one more meeting. जो हाँ, अगर सब लोग क्लब कर लें अपने सवाल अगर सिमिलर नहीं, मेरा क्वेश्चन मैडम सोनिया गांधी जी जो बार बार ये चिट्ठी भी लिखा है कि इस समय फ्री रेशन देना चाहिए, और कल राहुल गांधी जी और अभिजीत बनर्जी के कॉन्वर्सेशन में भी ये सामने आया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास ऑफिशियली बोल रहा है कि 630 लाख मेट्रिक टन फूड ग्रेन अभी एफसीआई गोडाउन में है, लेकिन वो जो एनएफएसए में है उसके अलावा बाकी 21 और 22 रुपया किलो के हिसाब से ओपन मार्केट सेल्स स्कीम में स्टेट्स को बेचना चाहते हैं। तो आपको ये नहीं लगता है कि इस समय पूरा फ्री देना चाहिए? आज मुनाफाखोरी का समय नहीं, आज जनता को राहत देने का समय है।
और मोदी सरकार को चाहिए कि मुनाफाखोरी और वसूली वो प्रांतों से हो या जनता से हो, ये बंद कर राशन की ये सुविधा, जैसा कांग्रेस अध्यक्ष, कांग्रेस कार्य समिति और राहुल जी ने कहा है, और कल भी ये बड़े बड़े हमारे अर्थशास्त्रियों ने कहा है कि ये सुविधा फ्री ऑफ कॉस्ट दें। धन्यवाद। थैंक यू सर। मेरे ख्याल से अगले मौके पर बाकी साथियों को हम मौका देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। आप सबको शुभकामनाएं और सुरक्षित रहें, परिवार भी सुरक्षित रहे, ऐसी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से हमारी कामना है।